हाँ जी मित्रों, नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा की। इससे पहले का जो व्याख्यान था उसमें हमने महादेवी वर्मा के जो 5 काव्य संकलन थे उनके विषय में बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त की, और आज के व्याख्यान में हम इनके अन्य काव्य संकलनों का जिक्र करेंगे, उन पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो पिछला व्याख्यान था उसमें मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में मुख्यतः 5 काव्य संकलन ही लिखे हैं। बाकी जो काव्य संकलन हैं वो सारे के सारे इनके उन्हीं कविताओं को इधर उधर, यानी कि किसी में 47 कविताएं हैं, किसी में 74 हैं, किसी में 25 हैं, उन्हीं कविताओं को अन्य नामों से प्रकाशित करवाया गया है। तो चलिए हम उन काव्य संकलनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, अन्य काव्य संकलन। अन्य काव्य संकलन, ठीक है। तो अन्य काव्य संकलनों में जो पहला इनका काव्य संकलन या काव्य संग्रह है उसका नाम है आधुनिक कवि। आधुनिक कवि। तो आधुनिक कवि का प्रकाशन हुआ था 1940 ईस्वी में। और आधुनिक कवि जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई मौलिक रूप से लिखा गया महादेवी वर्मा का काव्य संकलन नहीं है, बल्कि आधुनिक कवि में क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। क्योंकि दीपशिखा तो 1942 में लिखा गया था, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। केवल वे 4 संकलन जो यामा में संकलित किए गए थे वही 4 काव्य संकलन। किंतु यामा में कितनी कविताएं थी? 185 कविताएं थी, परंतु यहाँ पर कितनी कविताएं हैं? केवल 74 कविताएं हैं। और उन 74 कविताओं का संकलन जो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत में थी, उनमें से चुनी गई 74 कविताओं का संकलन जो है वो आधुनिक कवि नाम से 1940 में प्रकाशित करवाया। और ये किसने करवाया? ये इनके शिष्यों के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। ये इनके शिष्यों के द्वारा प्रकाशित, उपहार स्वरूप कह लीजिए या जैसे मर्जी कह लीजिए, ये इनके शिष्यों के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। और इसमें क्या है, मैंने आपको बोलकर बता ही दिया है, आप लिख लीजिए। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत की चुनी हुई 74 कविताएं संकलित हैं, ठीक है। कितनी कविताएं संकलित हैं? 74 कविताएं जो है वो इसमें संकलित हैं, ठीक है। तो किसने प्रकाशित करवाया था? ये इनके शिष्यों ने प्रकाशित करवाया था। और इसकी क्या विशेषता है कि 1944 में इस काव्य संकलन को द्विवेदी पुरस्कार मिला था। 1944 में इसे द्विवेदी पुरस्कार मिला। 1944 में इस रचना को क्या मिला था? द्विवेदी पुरस्कार मिला था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए सारी बातें। अगला जो काव्य संकलन था उसका नाम था बंग दर्शन। बंग दर्शन कब प्रकाशित हुआ था? ये 1943 ईस्वी में। बंग दर्शन क्या है? बंग दर्शन एक संपादित ग्रंथ है महादेवी वर्मा का। इसमें महादेवी वर्मा की कोई स्वयं की कविता नहीं है। महादेवी वर्मा ने तो इसमें केवल एक ही कविता लिखी है। महादेवी बंग दर्शन क्या है, चलिए लिख लेते हैं। इसमें बंगाल के अकाल के दौरान, इसमें बंगाल के अकाल के दौरान विभिन्न कवियों द्वारा, इसमें बंगाल के अकाल के दौरान विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई, विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई कितनी कविताएं संकलित हैं? 25 कविताएं संकलित हैं। 25 कविताएं संकलित हैं। और महादेवी वर्मा की केवल और केवल एक ही कविता है जिसका नाम है बंग भूदर्शन।
बंग भू दर्शन जो है वो एक ही कविता इसमें महादेवी वर्मा की है। और ये कब लिखी गई? बंगाल का अकाल पड़ने के दौरान जो विभिन्न कवि हैं जिन्होंने बंगाल के अकाल से संबंधित जो है वो कविताएं लिखी, उनका संकलन इन्होंने बंग दर्शन नाम से करवाया, यानी कि संपादन किया। और इस संपादन कार्य के लिए यानी कि इस पुस्तक से जो भी पैसे मिले वो इन्होंने क्या किए? बंगाल पीड़ितों की मदद के लिए भेज दिए। ठीक है, तो एक ही कविता इसमें संकलित है जिसका नाम है इनकी एक ही कविता है जिसका नाम है बंग भू दर्शन। ठीक है, तो बंग दर्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1943 ईस्वी में। ये संपादित इनका जो ग्रंथ था, और आधुनिक कवि 1940 इनके शिष्यों के द्वारा ये प्रकाशित करवाई गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला इनका काव्य संकलन है जिसका नाम है हिमालय। सुना होगा आपने, हिमालय। इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। और ये भी क्या है? महादेवी वर्मा की खुद की इसमें कोई कविता नहीं है, केवल 2 ही कविताएं हैं। और इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। आपको पता होगा कि 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और उस आक्रमण के दौरान जो विभिन्न कवि हैं उन्होंने जो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित या इस आक्रमण के संबंध में जो कुछ भी लिखा, महादेवी वर्मा ने फिर उसका संपादन किया और हिमालय नाम से उसको प्रकाशित करवाया। और इस काव्य संकलन में कितनी कविताएं संकलित हैं? इस काव्य संकलन में 21 कविताएं संकलित हैं। 21 कविताएं हैं। और जो महादेवी वर्मा की कितनी कविताएं हैं इसमें? महादेवी वर्मा की केवल 2 कविताएं हैं। और जो बाकी की बची कितनी? 19 कविताएं अन्य 7 कवियों की हैं। 19 कविताएं अन्य 7 कवियों की हैं। यानी कि ये भी क्या है? एक संपादित ग्रंथ है महादेवी वर्मा के द्वारा जो संपादित किया गया। इसमें किस बात की चर्चा की गई है? कैसी कविताएं संकलित हैं? जब 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस दौरान जो विभिन्न कवियों ने कविताएं लिखी थी, तो ऐसी कविताओं का संकलन जो है वो हिमालय नाम से किया गया। ठीक है, अगला जो काव्य संकलन था उसका नाम था इनका सप्तपर्णा। सप्तपर्णा कब प्रकाशित हुआ था? ये 1966 ईस्वी में। और ये सप्तपर्णा भी क्या है? सप्तपर्णा इनका अनुदित ग्रंथ आप कह सकते हैं। सप्तपर्णा क्या है इनका? ये भी मौलिक नहीं है, ये अनुदित है। और सप्तपर्णा जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या है? संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और संस्कृत के जो महान रचनाकार हुए उनकी कुछ महान कृतियों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हिंदी भाषा में गीत के रूप में इसमें जो है वो उन्होंने अनुदित किया है। बहुत सुंदर ये भी ग्रंथ है। कहीं से भी इनकी रचनाओं को पढ़ करके नहीं लगता कि जो है ये अनुदित महादेवी वर्मा के द्वारा किए गए हैं। तो अनुदित है। इसमें क्या है? इसमें एक तो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की ऋचाएं हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? कालिदास, वाल्मीकि, भवभूति, इन सब के रचनाओं में जो भी महत्वपूर्ण उनको लगा उन सब का इन्होंने क्या किया है? इसमें गीत के रूप में अनुवाद किया है। ठीक है, अनुदित ग्रंथ है। कौन सा? सप्तपर्णा। अगला काव्य संकलन देखिए इनका संधिनी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। संधिनी जो एमए के पाठ्यक्रम में भी कई जगह सम्मिलित है। तो संधिनी जो है वो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। और संधिनी में क्या है? संधिनी में इसमें इनकी 65 कविताएं संकलित हैं।
और कविताएं कहाँ से ली गई हैं वही बताया मैंने आपको, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा से चुनी हुई कुछ 65 कविताएं इसमें संकलित हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा करवाया गया। इसका प्रकाशन किसने करवाया? नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इसका प्रकाशन करवाया। कितनी कविताएं संकलित हैं इसमें? 65 कविताएं संकलित हैं। और कब प्रकाशन हुआ था? 1964 ईस्वी में। अगला काव्य संकलन इनका देखिए, इसका नाम है प्रथम आयाम। प्रथम आयाम 1982। प्रथम आयाम 1982। 1982 जो है वो इनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण जो समय है 1982 में, यानी कि 1982 क्या है, इनके जीवन की एक यादगार तारीख है। इसमें क्या हुआ था? इसमें यामा नामक कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो प्रथम आयाम में क्या है, इनकी ब्रज भाषा और खड़ी बोली में लिखी गई प्रारंभिक कविताएं संकलित हैं। प्रारंभिक कविताएं संकलित हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो इनकी आरंभिक कविताएं थी ना, वो जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में लिखी, तो वो सारी की सारी प्रथम आयाम नाम से 1982 ईस्वी में प्रकाशित करवाई गई। अगला इनका काव्य संकलन है जिसका नाम है आत्मिका। जिसका क्या नाम है? आत्मिका। और इसका प्रकाशन हुआ था 1983 में। एक और काव्य संकलन है, इसका नाम है नीलांबरा और दीप गीत भी इनका एक काव्य संकलन है। दीप गीत कब प्रकाशन हुआ इसका? 1983 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें दीपक को लेकर इनकी जितनी भी कविताएं हैं, यानी कि इसमें दीपक से संबंधित जितनी भी इनकी कविताएं हैं, वो सारी कविताएं जो हैं वो दीप गीत नाम से एक ही जिल्द में प्रकाशित करवा दी गई 1983 ईस्वी में। और इनकी अंतिम जो मृत्युपरांत इनका जो छपने वाला जो संकलन था उसका नाम था अग्निरेखा। अग्निरेखा जो इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था 1990 ईस्वी में। तो अग्निरेखा क्या है? इनका अंतिम काव्य संग्रह है। पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है वो अंतिम काव्य संग्रह है इनका? अग्निरेखा, जो प्रकाशित हुआ था 1990 ईस्वी में। क्योंकि महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में, 11 सितंबर 1987 में, और अग्निरेखा प्रकाशित हुआ था 1990 ईस्वी में। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मृत्यु उपरांत छपने वाला ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है, तो पूछा जा सकता है इसके विषय में। तो बहुत से काव्य संकलन हमने किए। सबसे पहले हमने अन्य काव्य संकलनों में बात की जो इनके छात्रों के द्वारा छपवाया गया था, आधुनिक कवि 1940 ईस्वी में। दूसरे में हमने बात की बंगदर्शन, जो प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में, जिसमें क्या था, जिसमें बंगाल का जो अकाल था उससे पीड़ित जो कविताएं थी उसका संपादन महादेवी वर्मा ने किया था।
उसके पश्चात अगली जो उनकी कविता थी उसका प्रकाशन हुआ था 1963 ईस्वी में, जो किससे संबंधित थी, चीन का जो आक्रमण है उससे संबंधित थी। और उस जो संपादन जो ग्रंथ था उसका नाम था हिमालय, ठीक है, 1963 ईस्वी में। उसके पश्चात हमने पढ़ा सप्तपर्णा, जो क्या था, अनुदित ग्रंथ था। संधनी को हमने देखा, जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नागरी प्राचारणी सभा काशी ने इसको प्रकाशित करवाया था। प्रथम आयाम 1882 ईस्वी में, जो इनकी जो प्रारंभिक या खड़ी बोली में लिखी या ब्रज भाषा में लिखी गई कविताएं जो थी वो इनमें संकलित है, किसमें, प्रथम आयाम में। और हमने देखा जो इनका आत्मिका काव्य संग्रह है, दीप गीत काव्य संग्रह है, नीलाम्बरा काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से हमने देखा। और अंतिम इनका काव्य संग्रह कौन सा है, अग्निरेखा इनका काव्य संग्रह है, जो कि अंतिम है, जो इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। तो ये सब काव्य संग्रह हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इन्होंने जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संपादित पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, संपादित पत्र पत्रिकाएं। इन्होंने अपने जीवन में मुख्यतः 4 जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन किया, जिनमें जो चांद पत्रिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो चांद पत्रिका है ये मासिक पत्रिका थी और कहाँ से निकलती थी, इलाहाबाद से निकलती थी, इलाहाबाद से निकलती थी। और इसका संपादन बहुत समय तक किसने किया, महादेवी वर्मा ने किया। और निःशुल्क इसका संपादन करती थी, यानी कि किसी प्रकार का कोई वेतन या तनख्वाह इसके संपादन कार्य के लिए वो लेती नहीं थी। और इनकी जो प्रथम कविता थी जिसका क्या नाम था, दिया, वह दिया जो कविता थी वो कविता भी इनकी चांद पत्रिका में ही छपी थी, ठीक है। मैंने आपको जब बताया था कि सरस्वती पत्रिका में छपी थी, लेकिन लिखा हुआ था कि सरस्वती पत्रिका में और किसी स्थान पर चांद, तो मैं खुद असमंजस में थी। और यह असमंजस मेरा दूर हुआ जब मैंने पथ के साथी में मुंशी प्रेमचंद का जो इन्होंने लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद के विषय में, तो उस समय उसे जब मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट रूप से था कि मुंशी प्रेमचंद ने जब इनकी पहली कविता छपी थी चांद, दिया, तो उसके लिए मुंशी प्रेमचंद ने एक पत्र भेजकर इनको बधाई दी थी, एक प्रशस्ति पत्र इनके लिए भेजा था। तो उससे स्पष्ट हुआ कि पहली जो पत्रिका कविता है इनकी कहाँ छपी थी, चांद पत्रिका में छपी थी, ठीक है। और एक महिला पत्र था या पत्रिका थी जिसका संपादन इन्होंने किया, विश्ववाणी नामक पत्रिका में इन्होंने संपूर्ण संपादन तो नहीं किया। विश्ववाणी पत्रिका में इसमें इन्होंने बुद्ध गीत, इसमें इन्होंने बुद्ध गीत अंक का संपादन किया। महात्मा बुद्ध बौद्ध दर्शन से ये बहुत अधिक प्रभावित थी। तो बुद्ध गीत जो विश्ववाणी जो पत्रिका में संपादित हुआ उस अंक का इन्होंने प्रकाशन किया था, इसका संपादन किया था, और एक और था साहित्यकार महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। इलाहाबाद में इन्होंने क्या किया था, साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो गरीब, निर्धन या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लेखक हैं उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए इन्होंने साहित्यकार संसद का निर्माण किया था। और साहित्यकार संसद के मुखपत्र के रूप में साहित्यकार पत्र निकाला गया और जिसका संपादन जो है वो इलाचंद्र जोशी के साथ ही मिलकर करती थी। इसके दो संपादक थे, इलाचंद्र जोशी।
और महादेवी वर्मा, यानी कि इला चंद्र जोशी के साथ मिलकर के ये साहित्यकार जो पत्रिका है उसका संपादन करती थी। और यह जो साहित्यकार पत्रिका है, ये साहित्यकार संसद जो इन्होंने जिसकी स्थापना की उसका ये मुखपत्र था। विश्ववाणी इसमें केवल इन्होंने बुद्ध गीत जो अंक था उसका संपादन किया है। महिला पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया और चांद पत्रिका का इन्होंने निःशुल्क रूप से संपादन किया। और जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ जो किससे संबंधित जिसमें निबंध हैं, इसमें नारी जीवन से या नारी से संबंधित नारी की समस्या से संबंधित निबंध इसमें संकलित हैं। और वो निबंध जो है वो किसके लिए लिखे गए थे? महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका में संपादन के लिए इसको, ये श्रृंखला की कड़ियाँ जो हैं वो उसके निबंध लिखे थे। और ये चांद पत्रिका जो थी वो मुख्यतः महिलाओं से संबंधित थी, यानी महिलाओं के लिए लेख इसमें ज़्यादा होते थे। तो इसी कारण से श्रृंखला की कड़ियाँ जिसमें महिलाओं से संबंधित लेख हैं वो कहाँ छपे थे? चांद पत्रिका में छपे थे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान ही आपके लिए रहा होगा। बहुत सी ऐसी रोचक जानकारियाँ आपको इसमें मिली होंगी, देखने में बहुत आनंद भी आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यदि आपको मेरा ये व्याख्यान अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि बहुत मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है और बहुत कुछ आपको यहाँ से उपलब्ध हो रहा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।